हम लोगों ने ना तीनों कंसेप्ट पढ़ लिए, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी। और कल आप लोगों को कुछ कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद आ रहा है? क्या? कुछ कुछ आप नहीं। लोग नहीं पढ़ा मतलब? नो मैम, भूल गया। किसी ने नहीं पढ़ा? अरे यार भूल गए। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। और निकलेंगे मैम अभी। हाँ प्रवीण, बताओ क्या डाउट है? बोर्ड की तैयारी ठीक है, प्रोपोर्शनेट कर लो। प्रोपोर्शनेट का मतलब डे में आपको पूरे दिन में आपको जितना टाइम पढ़ने को मिलता है उसको डिवाइड कर लो, कितना टाइम आपको बोर्ड की तैयारी के लिए देना है और कितना सीए को देना है। हाँ प्रवीण, बताती हूँ। देखो प्रवीण ने क्वेश्चन पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रवीण ने पूछा है कि मैम सेक्शन को और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है। देखो जो सेक्शंस हमारे होते हैं ना, लॉ में जो सेक्शंस हमारे चलते हैं, ये हमको बताते हैं अबाउट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रोविजंस का मतलब कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमको फॉलो करने हैं। शेड्यूल होते हैं जस्ट इन ए मतलब ऐसे समझ लो सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको जैसे मैं बताऊं, जैसे इन शेड्यूल्स में ना लिस्ट होती है, फॉर्मूलाज वगैरह का फॉर्मूलाज दिए होते हैं, कैलकुलेशंस का लिस्ट होता है। जैसे कि एक एक्ट है हम लोग का, जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझा सकती हूँ मैं। एक एक्ट चलता है ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है। अब ग्रेचुइटी एक्ट ऐसा समझ लो रिटायरमेंट के टाइम में इनको एक पैसा मिलता है, ठीक है, ये ग्रेचुइटी का बोलकर। इस ग्रेचुइटी एक्ट के जो शेड्यूल होगा, वहां पर ये बात बताई जाएगी कि ग्रेचुइटी को आपको कैलकुलेट कैसे करना है, किस टाइप के एम्प्लॉइज के लिए किस तरीके से आपको डेज काउंट करने होते हैं। कुछ एक्ट होते हैं जहां पर मोर देन 6 मंथ्स को 1 ईयर माना जाता है, तो आपको वहां ये बताया जाएगा ग्रेचुइटी में कि कब कब आपको 6 मंथ्स तक को 1 ईयर कैलकुलेट करना है, कब तक इससे कम मानना है। जो कैलकुलेट करने के फिगर्स होंगे वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे शेड्यूल में। सेक्शन में आपको प्रोविजन मिलेंगे। अब जैसे कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ना शेड्यूल 2 आया, मान लो शेड्यूल 2 आया। शेड्यूल 2 में बोला कि आपको डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन के आप लोग पढ़कर आए हैं, 2-3 तरीके होते हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ कंपनीज एक्ट में कौन सा फॉलो करना है कैसे पता चलेगा, और कौन सी जगह पर कौन सा यूज करना है। काफी जगह वर्ड्स यूज होते हैं, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपको शेड्यूल्स में बताई जाती है। ऐसा समझ लो शेड्यूल्स में ना एक लिस्ट होती है हर चीज के लिए। किसी में अपने किसी में 6 शेड्यूल होते हैं, किसी में 7 शेड्यूल होते हैं। कोई शेड्यूल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा किस टाइप का होना चाहिए, कौन सी कंपनीज को रखना जरूरी है और क्या क्या उसके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, पूरी लिस्ट दे दी। एक एक्ट है उसमें लिस्ट दी हुई है स्टेट्स की, कि ये स्टेट जो है ये पार्ट ए स्टेट है, ये पार्ट बी स्टेट है, इस पर ये रूल अप्लाई होता है, इस पर ये प्रोविजन अप्लाई होता है। इस तरीके से होते हैं शेड्यूल्स जिनमें प्रोविजंस नहीं होते हैं। हमारे जो सेक्शन के प्रोविजंस होते हैं, बस इनको सपोर्ट करते हैं वो शेड्यूल्स। इज इट क्लियर? देखो इसकी बात करते हैं, जो हम लोगों ने कल एक टॉपिक था, मैंने आपको बोला। हाँ प्रवीण बताओ बेटा, पहले डाउट्स ही क्लियर कर लो, वरना आप लोग को नेक्स्ट। एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में देयर इज अ लाइन, डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल affairs of the company and act as its agent, but they are not the agent of the members of the company. एग्जैक्टली सही है। देखो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ फिर, जब डाउट पूछा ही है तो। मुझे ध्यान है ये जो आपने पूछा है ना, ये कहाँ पर है। ये थर्ड पॉइंट देखो। अरे नहीं, एक सेकेंड, ये पहले एक डाउट क्लियर कर दूं मैं। देखो थर्ड पॉइंट में देखो एक बार। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी।
मतलब ये बोला गया कि हमारे पास में मतलब कंपनी के पास खुद का ब्रेन वगैरह तो होता नहीं है, तो वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ऑपरेट करता है। डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स को टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टर्स। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है अपने आप में। कंपनी पूरी तरीके से आप उसके अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ट्रांजेक्शन्स पर कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकते हैं, एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला गया देखो, जो देखो इसको समझना, पहले तो आपको समझने, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस लाइन को रीड आउट कैसे करना है। देखो ये जो वर्ड्स है ना, डायरेक्टर्स, यहाँ से अलग अलग दो स्टेटमेंट है। डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते वो तो है फर्स्ट में, और डायरेक्टर क्या कर सकते हैं वो है सेकंड में। क्या नहीं कर सकते? कंपनी के अफेयर्स को टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसके एजेंसी की तरह वर्क करते हैं, मतलब एज एन एजेंट वर्क करते हैं। लेकिन वो एजेंट किसके हैं? कंपनी के हैं। दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी अलग चीज होती है और मेंबर्स अलग चीज होती है। वो किसके एजेंट की तरह काम करते हैं? कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन वो लोग मेंबर्स के एजेंट नहीं होते हैं। वो जो काम कर रहे हैं, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन जानना क्या होता है? गाइस प्लीज म्यूट रखो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज म्यूट रखो, अदरवाइज मुझे डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। ठीक है, देखो यहाँ पर कंपनी अलग चीज मानी जाती है और मेंबर अलग चीज होते हैं। पहले आप ये समझो कि प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है एक। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन ऐसा होता है, अगर कोई भी काम एजेंट करता है, कोई भी गलती हो गई अगर एजेंट से, तो उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की होती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होने का मतलब है कि एजेंट अगर कोई गलत काम भी कर दे, अगर एजेंट की कोई लायबिलिटी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी उसको बियर किसे करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को बियर करना पड़ेगा। वो टॉलरेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का रहेगा। अगर मिस्टर एक्स है, उसने एजेंट के साथ में डील किया, उसे लॉस हो गया, या फिर उसका जो प्रोडक्ट था वो खराब निकल गया, तो ये एजेंट का कॉलर नहीं पकड़ेगा। और अगर एजेंट का कॉलर पकड़ता भी है तो एजेंट बोल देगा मैं तो एजेंट हूँ। ये अल्टीमेटली कोर्ट में अगर चैलेंज करने जाएगा तो वो प्रिंसिपल को चैलेंज करेगा, न कि एजेंट को। समझ रहे हो आप लोग? तो ये होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, जहां एजेंट के किए गए कामों के लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्टर लोग हैं ये किसके एजेंट बन रहे हैं? कंपनी के एजेंट बन रहे हैं, यानी कि डायरेक्टर के किए गए कामों के लिए अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी रहेगी? कंपनी की रहेगी, क्योंकि डायरेक्टर यहाँ क्या बन जाएगा? एजेंट बन जाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ पर क्या रहेगी? प्रिंसिपल रहेगी। तो प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता है डायरेक्टर्स के किए गए काम के लिए, क्योंकि कंपनी वैसे भी खुद तो कुछ कर नहीं सकती। डायरेक्टर जो करेंगे वही होगा, और डायरेक्टर के किए गए काम के लिए डायरेक्टर खुद अनलिमिटेडली लायबल नहीं होता। डायरेक्टर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, लायबिलिटी जो होती है, वो तो लिमिटेड ही होती है। अनलिमिटेड किसकी होती है? लायबिलिटी कंपनी की होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ दोनों पर्सन को अलग अलग ट्रीट करके आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी के बिहाफ पे सारे काम करता है, लेकिन किस कैपेसिटी में करता है? एजेंट की कैपेसिटी में करता है, यानी कि वो हर चीज के लिए लायबल नहीं बनेगा। लायबिलिटी अल्टीमेटली किसकी होगी? प्रिंसिपल की। लेकिन यहाँ एक रूल चलता है, इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर यहाँ फ्रॉड हो जाता है, अभी हम एकदम लास्ट में इस चैप्टर के पूरे एकदम लास्ट में पढ़ेंगे एक टॉपिक, अगर ये डायरेक्टर जो है ये फ्रॉड करता है या जानबूझकर गलत करता है, ये समझकर कि लायबिलिटी तो कंपनी की बननी है, मैं तो फ्रॉड करके निकल जाऊंगा, तो उस केस में ये जो रूल होते हैं ना, जितने भी क्लैप्स वाले, ये सब हटा दिए जाते हैं और डायरेक्टर को क्या बना दिया जाता है? पर्सनली लायबल बना दिया जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डायरेक्टर की है। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी का एजेंट है, इसके किए गए कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। लेकिन ये जो डायरेक्टर है ये मेंबर का एजेंट नहीं होता। मेंबर का एजेंट नहीं होता का मतलब है कि डायरेक्टर के किए गए काम के लिए कभी भी उसके कंपनी के मेंबर जो होंगे वो लायबल नहीं होते हैं। एग्जैक्टली पूजा, बिल्कुल सही बोला आपने, उसे मैम कॉर्पोरेट वेल बोला जाता है। पर जो मेंबर्स हैं उनको नुकसान तो होगा ही ना अगर कुछ गलत कर दिया जाए। मेंबर्स को नुकसान ऐसे होगा कि उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर उस बार।
लॉस हो जाएगा अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर उनको डिविडेंड कम मिलेगा, ये नुकसान होगा उनको। बट उन मतलब आपको प्रॉफिट नहीं, दोनों चीजें अलग होती है। प्रॉफिट ना होना अलग चीज है और नुकसान होना अलग चीज है। आपको प्रॉफिट नहीं होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी कितनी बनती है, आपके जो शेयर्स पड़े हैं बस उतनी बनती है आपकी। ठीक है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉस कुछ नहीं होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि ये एक्ट करता मतलब एजेंसी वाला वर्क करता है लेकिन कंपनी के लिए। दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स के लिए वो लोग काम नहीं करते, वो खुद के काम को ऑथेंटिकेट करवा देते हैं कॉमन सील के थ्रू, या जो हमने और भी तरीके पढ़े थे, 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर 1 सीएस। ठीक है, नहीं प्रवीण अभी नहीं पढ़ा है मैंने, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में ताकि आपको समझ आए। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि उसको आप लोग बेवजह यूं ही बर्बाद कर दे। अभी आपको लॉ पढ़ना ही नहीं आता, पहले हम लॉ पढ़ना सीखे ना, उसके बाद में आएगा वो आपको। देखो अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनते रहना। एक सेकंड, एक डाउट हो रहा था, मैं भूल गई। आर्यन में आपका डाउट समझ नहीं पाई। डॉर्मेंट निधि अभी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा हमारा टॉपिक। डॉर्मेंट वो होती है जो कुछ काम ही नहीं करती है, और निधि कंपनी वो होती है जो सेविंग के पर्पस के लिए काम करती है, फंड्स बचाने के लिए। पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे इसमें कंपनीज एक्ट में। देखो इसको समझते हैं अभी। ये जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ने को दिया था उसमें क्या बोला है, इसमें मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ। ये कुछ चीजें मैं आपको इस प्रोविजन से हटके बता रही हूँ, ये समझाने के लिए कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। ये जो सर्कुलर होते हैं, आपको याद है मैंने आपको बताया था, जो सर्कुलर होते हैं वो एक्ट का पार्ट नहीं होते हैं, वो किसका पार्ट बनते हैं, लॉ का पार्ट बनते हैं। सर्कुलर आते हैं एक्ट आने के बाद में। कंपनीज एक्ट कब आया था हमारा, 2013 में, जबकि सर्कुलर पे डेटेड क्या लिखा है, 25 जून 2014। तो आप समझ चुके हैं कि एक्ट आया 2013 में, जबकि सर्कुलर आया 2014 में। तो ये अलग से बाद में आया था, इसीलिए इसको अलग से लिखा गया है। सर्कुलर आया है ऐसा करके, सर्कुलर को अलग से लिखा गया है, क्योंकि ये लॉ का पार्ट होता है, ये एक्ट का पार्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है अपना ये वर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एमसीए। देखो ये एमसीए जो है ये एक अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है ऐसा समझ लो। जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप डीलिंग करते हैं उसके लिए सारा सब कुछ मैनेज ये करते हैं। आई सीए सीएस सीएमए, जितनी भी कंपनीज चल रही हैं सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इसके पास है। जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर चलते हैं, और हम सब अवेयर होते हैं इससे। इसकी एक ऑफिशियल साइट होती है www.mca.government.in। अगर आप कभी विजिट करना चाहो तो आपको ये साइट बता देती हूँ। ये इसकी एक ऑफिशियल साइट है एमसीए की। इस ऑफिशियल साइट पर आपको कंपनीज के बहुत सारे डेटाज मिल जाते हैं, जिनके लिए आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ पे करना होता है। जैसे आप अगर 50 रुपए पे करें, उस पर रजिस्टर करवा लें, तो आप किसी भी कंपनी का एओए और एमओए देख सकते हैं। इस तरीके से रिलेटेड उसमें काफी सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होते हैं जो यहाँ पर स्टोर होते हैं। आप यहाँ जाकर कुछ भी देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये जो एक अथॉरिटी है, इसने क्लैरिफाई किया है, हैज क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी। एक कंपनी जो दूसरी मैंने कहा कंपनी के मैंने तो वहाँ पे विजिट कर ली। द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है, कौन सी कैपेसिटी में, फिड्यूशरी कैपेसिटी।
फिड्यूशियरी कैपेसिटी की वर्ड है, आप इसकी जगह अपना वर्ड यूज नहीं कर सकते। shall not be counted for the purpose of determining relationship of associate company। मतलब क्या है इसका समझना। देखो एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एक बच्चा है, एक बंदा है मिस्टर एक्स, इसके एक दादाजी है और दादाजी के अलावा इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, समझ रहे हो। मिस्टर एक्स इज ऑफ 16 ईयर्स। अब हो रहा क्या सोचो, मिस्टर एक्स के नाम पर कुछ शेयर्स रखना चाहते हैं, लेकिन ये शेयर्स मिस्टर एक्स अपने पास नहीं रख सकता अभी। क्यों नहीं रख सकता? बिकॉज ही इज अ माइनर। ये जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, हम ये मान रहे हैं कि ये माइनर है, ठीक है। और माइनर का मतलब है कि ये किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकने का मतलब है कि हम कैसे इसको बोल दें कि ये शेयर्स इसके हैं। ये कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो हम ये शेयर्स इसके पास नहीं छोड़ सकते। ये दादाजी ने क्या किया, दादाजी सोच रहे हैं मैं तो बूढ़ा हूँ, पता नहीं कब चल बसूं, तो दादाजी ने क्या किया, ये शेयर खुद के नाम पर भी नहीं ले सकते दादाजी, और मिस्टर एक्स के नाम पर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मिस्टर एक्स तो लीगली इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दादाजी को लग रहा है मैं कभी भी टपक सकता हूँ, कभी भी इनके तो 100 पूरे हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या सोचा, इनकी एक कंपनी बनाई हुई है, इन्होंने क्या किया, वो कंपनी में ये शेयर दे दिए। समझ रहे हो आप लोग, ये कंपनी में शेयर डाल दिए गए हैं। किस पर्पस से डाले गए हैं कि ये शेयर्स जो है ये कंपनी रखेगी किसके बिहाफ पर, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, जब तक ये मेजर नहीं हो जाता। जिस दिन मिस्टर एक्स मेजर हो जाएगा, ये शेयर्स जो है कंपनी वापस मिस्टर एक्स को दे देगी, ठीक है। ये कंपनी मान लो वाई लिमिटेड, और जो ये शेयर्स हैं ये है एक्स लिमिटेड के। समझ रहे हो आप लोग, वापस से समझा रही हूँ। बच्चा है, ये खुद तो शेयर होल्ड कर नहीं सकता, दादाजी इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि इनकी कोई अभी फिक्स नहीं है, ये अभी कभी भी जा सकते हैं। इन्होंने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, अब ये एक्स कंपनी के शेयर चाहते हैं कि अपने बच्चे के नाम कर दे, लेकिन ये बच्चा अभी माइनर है। ये बोल रहे यार बच्चे के नाम कर भी दूंगा तो क्या पता कि इस बच्चे से कोई भी लूट कर ले जाए, इसको खुद की समझ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये कंपनी के पास में ये शेयर्स रखवा दिए गए, ठीक है। ये कंपनी इन शेयर्स को होल्ड कर रही है जस्ट फॉर 2 इयर्स, जब तक कि ये बच्चा मेजर नहीं हो जाता तब तक। जिस दिन मिस्टर एक्स जो है ये 18 इयर्स का हो जाएगा, उस दिन ये शेयर्स जो है कंपनी इसे दे देगी वापस, ठीक है। अब ये बताओ, ये कंपनी जो ये शेयर्स होल्ड कर रही है, वाई लिमिटेड जो शेयर्स होल्ड कर रही है एक्स के, क्या ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी है या नहीं? फिड्यूशियरी कैपेसिटी का मतलब होता है ट्रस्ट के बेसिस पर जब कोई रिलेशन क्रिएट किया जाता है। ट्रस्ट के बेसिस पर ही तो है ना यहाँ पर रिलेशन। दादाजी ट्रस्ट करते हैं, दादाजी की कंपनी है, तो ये शेयर्स वापस से मिल जाएंगे मिस्टर एक्स को। यहाँ फिड्यूशियरी कैपेसिटी है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, यानी खुद के लिए होल्ड नहीं कर रही है, किसी दूसरे के बिहाफ पे कर रही है, तो यहाँ पर इन शेयर्स के लिए कभी भी एसोसिएट कंपनी का रिलेशन नहीं बन सकता। मान लो एक्स लिमिटेड के 20% शेयर्स इस मिस्टर एक्स के पास आ गए, दादाजी के पास मिस्टर एक्स के सॉरी एक्स लिमिटेड के 20% शेयर्स थे। अब ये 20% शेयर्स वाई लिमिटेड के पास में पड़े हैं, लेकिन फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वाई लिमिटेड जो है वो एक्स की एसोसिएट कंपनी बन गई, क्योंकि वाई ने ये खुद से नहीं लिए हैं, ये सिर्फ उसने ट्रस्ट के लिए लिए हैं, और ये हमेशा रखेगी भी नहीं खुद के पास, ये वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। देखो क्या है, एक सेकंड समझना। हाँ पूजा बताती हूँ, एक सेकंड। देखो क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये क्लैरिफाई किया है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे ऊपर कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उसने ये एक्सप्लेन किया है दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी, अगर एक कंपनी शेयर्स रखती है इन अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के, यानी कि जो वाई लिमिटेड कंपनी के पास शेयर पड़े थे एक्स लिमिटेड के, लेकिन कौन सी कैपेसिटी में है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में। फिड्यूशियरी क्यों है, क्योंकि वाई लिमिटेड इन शेयर्स को होल्ड करती है किसी बच्चे के बिहाफ पे। जिस दिन ये माइनर से मेजर हो जाएगा, उस दिन ये शेयर्स वापस रिटर्न करने पड़ेंगे।
तो shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate under section 2 subsection 6। अगर यहाँ पर Y लिमिटेड के पास 20% शेयर्स पड़े हैं X लिमिटेड के, लेकिन खुद के भी हाफ पर नहीं पड़े हैं, किसी दूसरे की फिड्यूशरी कैपेसिटी में रख रखा है, तो उस केस में यहाँ एसोसिएट का रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक तब है, तक कंपनी डिविडेंड भी नहीं देगी या फिर वो डिविडेंड भी बचा के रखेगी? हाँ, कि एक डिविडेंड साथ जो दे होगा, देंगे। सुनो मेरी बात, ये जो डिविडेंड होगा इन 20% शेयर्स का एक्स लिमिटेड देगी वाई लिमिटेड को, क्योंकि एक्स लिमिटेड के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस वक्त वाई लिमिटेड उसकी ऑनर है। लेकिन ये जो डिविडेंड होगा ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिस दिन ये मेजर बन जाएगा उस दिन इसको मिल जाएगा, या तो या ये जब तक माइनर है इसके खर्चों में यूज कर दिया जाएगा। बट इस डिविडेंड को वाई लिमिटेड अपने पर्सनल रीजंस के लिए यूज नहीं कर सकती, इसका हकदार जो है वो माइनर ही रहेगा। एक किसी का क्वेश्चन आया, मैम ट्रस्टी के तौर पे नहीं रख सकते क्या? ये जो वाई लिमिटेड फिलहाल जो काम कर रहा है ना, ये वाई लिमिटेड फिलहाल ट्रस्टी ही है। ट्रस्टी का मतलब होता है जब ट्रस्ट को शो करके फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी दूसरे की बिहाफ पे आप कोई चीज होल्ड करते हैं। यहाँ दादाजी ने वाई लिमिटेड पे ट्रस्ट किया है कि इसका बेनिफिशियरी माइनर रहेगा। मैम उसको पता है क्या जो जिस कंपनी के शेयर है कि ये फिड्यूशरी कैपेसिटी के अंदर रखेगा? ऑफ कोर्स बताया जाता है ये चीज, अदरवाइज तो फिर एसोसिएट कंपनी वाला रिलेशन आ जाएगा, और वहां हम लोग एसोसिएट का रिलेशन क्रिएट कर नहीं सकते हैं। हाँ तभी तो बताया ना प्रवीण। देखो प्रवीण, तुम्हारा क्वेश्चन ये आया है कि मैम अगर मान लो ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, अब ये माइनर तो शेयर होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये तो माइनर है, अभी भी माइनर ही है, तो वाई लिमिटेड के पास पड़े हैं ना शेयर, शेयर हमने वाई लिमिटेड के नाम पर कर दिए हैं। ये एग्रीमेंट में साइन करके नाम पर किए हैं कि जिस दिन वो मेजर हो जाएगा ना मिस्टर एक्स, उस दिन ये उसको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ लिखी जाती है कि जब तक वो माइनर है तब तक के लिए ही है। ठीक है, ये वाई लिमिटेड के नाम पर किए जाएंगे, ये इस कंडीशन को इंक्लूड करते हुए कि जिस दिन ये बच्चे से मेजर बन जाएगा उस दिन ये शेयर इसको वापस कर दिए जाएंगे। और इसका डिविडेंड जो होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप इसको माइनर के तौर पे एज अ पॉकेट मनी पे करते रहेंगे, या फिर इसको खुद को दे दिया जाएगा, या फिर वाई लिमिटेड अपने पास रख के लास्ट में 2 साल बाद में देगी। ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी जाती है। इज इट क्लियर? पूजा, आपको भी डाउट क्लियर हुआ? अगर आपको वापस से डाउट हो तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मैं बता ही देती हूँ एक बार, कुछ बच्चों को डाउट रह गया अभी भी। देखो हाँ मैम, वाई वाइंड अप हो जाए बीच में तब? वाई अगर वाइंड अप हो भी जाएगी ना, तो फिर वाई का कोई ट्रस्ट ही छोड़ा जाएगा। ये जो शेयर्स जिनको हम फिड्यूशरी कैपेसिटी में देना चाहते हैं उनके साथ आप तब तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक सेकंड प्रवीण, एक सेकंड। देखो 1 मिनट पूरा केस समझ लो, ताकि जो बच्चों को डाउट्स है ना वो उन्हें भी समझ आ जाए कि आपके डाउट्स का मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। उन्हें केस ही नहीं समझ आया अभी कुछ बच्चों को। देखो मैंने केस ऐसा बताया है कि ये दादाजी है, इनके नाम पर कुछ शेयर्स पड़े हैं। हुआ ये कि इनका एक पोता है, ग्रैंडसन है इनका, एक्स नाम से। ये अभी बच्चा है, माइनर 16 इयर्स का है। अब हुआ ये कि ये क्या चाहते हैं कि मैं अपने शेयर्स इस एक्स को दे दूं, लेकिन ये दे नहीं सकते क्योंकि अभी ये 16 साल का ही है। ये अभी इतना छोटा है कि उन्हें लग रहा है पता नहीं इसके शेयर्स को ये साथ ये डील कर पाएगा या नहीं, कोई और इसके शेयर लेकर नहीं चला जाए, इसे पागल नहीं बना दिया जाए, क्योंकि दादाजी को लग रहा है मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो एक्स के नाम से ये शेयर्स दे दिए जाते हैं वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड का है कंपनी जो कि दादाजी ने बनाई है। ये डालकर ये उसमें क्लॉज डाला जाता है कि जिस दिन ये 18 इयर्स का हो जाएगा उस दिन ये जो शेयर्स है वापस से एक्स को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो शेयर्स थे एक्चुअल में एक्स लिमिटेड के थे। जो शेयर्स हमने वाई लिमिटेड के पास रखवाए हैं ये कौन सी कंपनी के हैं? एक्स के। मान लो ये एक्स लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल का 20% है, टोटल वोटिंग पावर का, तब भी वाई को
एक्स की एसोसिएट नहीं बोला जाएगा। अगर ये केस ऐसा नहीं होता तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर एक्स लिमिटेड का 20% वोटिंग पावर वाई के पास पड़ा है, देन वाई इज कॉल्ड एसोसिएट ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाई होल्ड कर रही है ना इन 20% को, ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रही है। ये दादाजी ने इस पे ट्रस्ट शो किया है कि तुम इसको बेवजह यूज नहीं करोगे, ये रहेंगे शेयर्स एक्स के ही, ऐसा बोलकर किया है। तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। अब देखो एक एक करके क्वेश्चंस। सबसे पहला आया है कि मैम अगर वाइंडिंग अप हो जाए तो, देखो वाइंडिंग अप के टाइम पे स्कीम बनाई जाती है, इसकी पूरी प्रॉपर स्कीम बनती है। उस केस में इन शेयर्स के लिए आप और मैं कुछ नहीं कह सकते, लॉ ने इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है कि इन शेयर्स का क्या किया जाएगा। लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे एक प्रॉपर स्कीम बनती है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अगर तब तक एक्स मेजर हो जाता है तब तो ये इसी को दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर ये फिर भी मेजर नहीं होता, ये माइनर रहता है, कोशिश यही की जाएगी कि इसके बिहाफ पे किसी और सेफली जगह पर दे दिए जाए। अदरवाइज लिक्विडेटर का डिसीजन चलेगा कि वो क्या करना चाहता है इन शेयर्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इफ ही इज नॉट ऑर्फन। जब 18 का था तब वो उसके पास पेरेंट्स थे। ओके ओके। फिर एक आर्यन का क्वेश्चन है, एक्स की भी डेथ हो जाए तो, एक्स की डेथ हो जाएगी तो वो शेयर वाई रख लेगा। फिर बेनिफिशियरी की डेथ होने के केस में ट्रस्टी ही उसका ऑनर बन जाता है, अगर कोई फर्दर बेनिफिशियरी नहीं बताया जाए। मतलब एक डाउट आया है कि मैम ये जो माइनर है अगर इसकी डेथ हो जाए तो, मेजर हुआ ही नहीं पहले इसकी डेथ हो गई, तो ये शेयर वाई लिमिटेड के हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और आया है, मैम इफ फ्रॉड कैन बी डन बिफोर हिज डेथ। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को आप ऑल्टर कैसे कर सकते हो? जब दादाजी ने, देखो कंपनी दादाजी की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर आपको इसमें ऑल्टरेशन करना है तो इसका एक कॉपी माइनर के पास भी तो छोड़ा जाएगा, एज ए गार्जियन भी तो छोड़ा जाएगा। देखो जो माइनर होता है ना, कोर्ट उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट करता है। देखो गार्जियन के केस में क्या होगा, जो भी गार्जियन को आप अपॉइंट करके, दादाजी को पता है कि मैं जा सकता हूँ, ऑफ कोर्स वो उस ऑर्फन के लिए कोई तो गार्जियन बनाकर जाएंगे ना कोर्ट के अंदर। या फिर जो माइनर जिसके कोई भी नहीं होता और उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट संपत्तियां वगैरह कुछ भी प्रॉपर्टीज पड़ी है, तो उस केस में उसका एक गार्जियन बनाया जाता है, और वो गार्जियन इस चीज का केयर करेगा कि उसके साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग ना हो। क्योंकि ये माइनर है, ये जब मेजर हो जाएगा तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। मेजर होने के बाद अगर ये केस कर दे कि मेरे ऐसे ऐसे शेयर्स थे जो माइनॉरिटी के दौरान मेरे दादाजी मुझे देकर गए थे, लेकिन इस कंपनी ने फ्रॉड किया है, बेचारी कंपनी के लेने के देने पड़ जाएंगे। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है वो रिश्ता, वो कैपेसिटी जो विश्वास के तौर पे बनाई गई है। फिड्यूशरी जो ट्रस्ट होता है, विश्वास भरोसे के अंदर जो लेकर काम किया जाता है, उसे बोला जाता है। अब एग्जैक्टली जो आप लोग हिंदी टर्म्स पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे इसके लिए ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको कल देखकर जरूर बता सकती हूँ। एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे इसके लिए मिल नहीं रहा है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट है एसोसिएट कंपनी का, थोड़ा सा ऊपर देखो, एसोसिएट कंपनी के ब्रैकेट में क्या लिखा है। आप ये पूछना चाहते हो आर्यन कि बच्चे दो हैं, दो के नाम पर है वो 20%? एम आई राइट आर्यन? और आप ये पूछ रहे हो कि एक की डेथ हो जाए?
देखो टॉपिक लंबा नहीं है, आपके डाउट्स इसको लंबा बना रहे हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा सा था, 20% का होल्डिंग, एक में 51% का होल्डिंग और बाकी फिड्यूशियरी कैपेसिटी, बाकी तो आपके डाउट्स में चला जाता है टाइम। देखो उस केस में आपका क्वेश्चन है कि अगर दो बच्चे और उस केस में एक की डेथ हो जाए और एक बच जाए, तो जो बच गया उसको वो रख लेगा। दोनों के नाम पर थे ना, ज्वाइंट होल्डर्स थे वो लोग। ज्वाइंट होल्डिंग के केस में एक की डेथ होने पर जो बच गया ना वो उसका ऑनर बन जाता है। ठीक है, अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स टू कैपिटल भी देख ही लो एक बार, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। और इसको यहीं से देख लो। देखो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज दो तरीके की होती है, जिसके लिए मैंने आपको एक जरा सा हिंट पहले भी दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो कंपनी को अपना कैपिटल चाहिए, कैपिटल यानी कि फंड्स चाहिए कंपनी को। तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी किराने की शॉप पे जाके बोल देगी मेरे शेयर्स परचेज करके मेरे को पैसे दे दो। ग्रोसरी स्टोर्स पर इनका डीलिंग नहीं होता है, इनका डीलिंग होता है एक सेपरेट मार्केट में जिसे बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स की डीलिंग होती है। क्योंकि शेयर्स जो है वो कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की तरह डील नहीं किए जाते हैं नॉर्मल मार्केट में। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। और आप इसी के थ्रू एग्जैक्टली मयंक, बीएससी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना ये स्टॉक एक्सचेंज के नाम है। यहाँ पर क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप लोग अपने शेयर्स का डीलिंग करते हैं। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी मार्केट्स, जो आपने शायद बीओ में कहीं पढ़े भी होंगे, और एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी पहली दफा इशू लेकर आती है, मतलब कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल को जो पहली दफा इशू निकाला जाएगा वो प्राइमरी में होगा। प्राइमरी में जो सिस्टम चलता है वो चलता है कंपनी टू शेयर होल्डर, और सेकेंडरी में चलता है शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर। मतलब कंपनी जब पहला इशू लाती है वो प्राइमरी में लाती है, फिर जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स है उनकी डीलिंग जब शेयर होल्डर आपस में खरीद बेच कर रहे हैं तो वो शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो चलते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में। ठीक है, अब जब कंपनीज को इशू निकालना है खुद का, कंपनी अगर खुद के शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो शेयर्स इशू करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर डील कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी चाहती है कि मैं अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर इश्यू करूं तो उसके लिए पहले आपको ऐसा समझो, स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जैक्टली हिमेश, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पर पहले ऐसा समझो आपको एडमिशन करवाना है। स्टॉक एक्सचेंज एक स्कूल है, आपको यहाँ एडमिशन करवाना है। एडमिशन का मतलब है इसके पास एक रजिस्टर है, उसमें आपको भी अपना नाम एंटर करवाना है। एंटर करवाने का मतलब है इस लिस्ट में, जो लिस्ट इसके पास पड़ी है स्टॉक एक्सचेंज के पास, आप चाहते हैं कि आपका नाम भी वहां रिकॉर्ड हो जाए ताकि आप भी वहां डील कर सके उन लोगों के साथ में, बाकी कंपनीज की तरह आप भी अपने इश्यूज कर सके। तो उसके लिए आपको करवानी होती है खुद की कंपनी की लिस्टिंग, और ये लिस्टिंग करवा ली ना अगर आपने, तो ये कंपनीज को बोला जाता है लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटी बोला जाता है जब आप लोग क्या करवा सकते हो, खुद की लिस्टिंग करवा ले। देखो अनलिस्टेड का डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। क्या बोला, जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है, अनलिस्टेड है। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि लिस्टेड क्या होती है। लिस्टेड क्या होती है, देखो, इट इज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है जिसे मान्यता मिली हुई है, तो इसे इन शॉर्ट बोला जाता है आरएसई। अगर आपकी कंपनी का लिस्टिंग हो रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, इस पर्पस के लिए कि आप उस स्टॉक एक्सचेंज पर, उस प्लेटफॉर्म पर, उस पर्टिकुलर मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं और कोई भी आकर खरीद सकता है, देन योर कंपनी विल बी कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। जैसे आप लोग Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह समझ लो। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं थ्रू Amazon, तो आपको पहले वहां पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके अपने नाम अपना जो ब्रांड नेम है उसको वहां पर डालना पड़ेगा ना कि हाँ हम लोग भी सेल कर रहे हैं।
उसके लिए आपको अमेजोन से डील करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैम हम स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग क्यों होते हैं, तो बताओ ये साइट्स भी अलग अलग है या नहीं है? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारे हैं। अब आपको यहाँ पर ये पता है कि हम लोगों को वहां भी तो ऑनलाइन शॉपिंग का ही सिस्टम मिलता है। इनफैक्ट पेटीएम का भी एक मॉल बना हुआ है जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, स्नैपडील वगैरह है। क्या है ये सब? ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ही तो है, बट फिर भी अलग अलग है ना। वैसे ही स्टॉक्स जो शेयर्स होते हैं, इनका भी डीलिंग शेयर्स का ही होता है इन सब पे, लेकिन फिर भी साइट अलग अलग है, स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग होते हैं ये। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वहां पर खुद की कंपनी का डिटेल्स डालना होता है, उनके पास लिस्टिंग करवानी होती है खुद की। इसके लिए आपको सेबी से अप्रूवल चाहिए चाहिए होता है। सेबी का मतलब होता है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां भी आप लिस्टेड कंपनी का नाम सुन लो ना, आपके माइंड में अपने आप क्लिक हो जाना चाहिए सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जहां पर आप नोट्स लिख रहे हैं वहां पर कहीं लिख लेना ये चीज कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? सेबी का जो अथॉरिटी है, सेबी का जो पावर होता है ना, वो कौन सी कंपनीज पर चलता है? जो लिस्टेड होती है। सेबी के रूल्स गवर्नेंस जो भी है, सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज पर अप्लाई होते हैं वो। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने नाम में ही बता दिया है कि ये क्यों बनाया गया है। एक ऐसा बोर्ड है इंडिया का, एक ऐसा अथॉरिटी है इंडिया का जो किससे डीलिंग करता है? सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को रिलेटेड। अब यहाँ वर्ड शेयर यूज नहीं किया गया, सिक्योरिटी यूज किया गया है। सिक्योरिटी में सारी चीजें आ जाती है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, यूनिट्स, जो भी चीजें हैं वो सब आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी में देखो एक चीज बताई है, the word securities as per section 281 of the Companies Act। सिक्योरिटी का डेफिनेशन जो दिया है कंपनीज एक्ट में, वो दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में। इस 281 में क्या बोला है, सिक्योरिटी क्या चीज होती है? इस 281 में ये बोला है कि सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी का डेफिनेशन वही सेम टू सेम है जो एससीआरए में बताया है। एससीआरए का मतलब है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यानी कि आपने उसको वापस से डिफाइन नहीं किया। डिफाइन वापस से नहीं करने का मतलब है, जैसे मान लो आपके बुक में कोई आंसर लिखा हुआ है, आपके सॉरी हाँ ठीक है, ऐसा मान लो आपके नोटबुक में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बुक में एज इट इज मिल रहा है, और आप वहां लिख रहे हैं रेफर टू पेज नंबर दिस 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 ऑन बुक। ठीक है, अब आपने साफ साफ लिख दिया कि बुक में इस पेज नंबर को रेफर कर लो, आपने वहां पूरा का पूरा लिखा नहीं दोबारा। और ऐसा हम कई बार करते भी हैं, अपने कहीं ना कहीं पर करते हैं, हम रेफरेंस डाल देते हैं उस चीज का कि रेफर टू पेज नंबर दिस दिस दिस। वैसा ही यहाँ पर किया, क्या बोला 281 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, हैज बीन असाइंड द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। अब आप पूछोगे कि मैम ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 2 का क्लॉज एच क्या बोलता है सिक्योरिटीज के लिए? देखो सिक्योरिटीज को बहुत वाइडर मीनिंग दिया गया है इसके अंदर। ये जो एससीआरए है ना, इसमें सिक्योरिटी को बहुत वाइडर मीनिंग दिया गया है। आपको उतना वाइडर मीनिंग का कुछ लेना देना नहीं है, आप बस इतना याद रख लेना, ये इतना वाइडर होता है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके थ्रू आप कैपिटल रेज करते हैं मार्केट से, वो सब सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सर्टिफिकेट्स कैसे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स, जो भी तरीके की सिक्योरिटीज है, सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि काफी सारे नाम जो एससीआरए में है, वो एक कंसेप्ट है अपने आप में, उन्हें समझाने के लिए ना अपने आप में 5-6 दिन चाहिए, और वो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। इज इट क्लियर? लिस्टेड अनलिस्टेड से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बट टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, बेवजह का दिमाग मत लगाना। जैसे उस दिन पूछ रहे थे कन्वर्जन से रिलेटेड, टॉपिक कुछ और चल रहा था, कन्वर्जन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वाह आर्यन, ये मैसेज आपको प्राइवेटली नहीं डालना चाहिए था, ये मैसेज आपको सबको डालना चाहिए था। एक बोल रहा है नो डाउट, एक बोल रहा है आर्यन ने मैसेज डाला कोनी।
डाउट को नहीं। फिर देखो देखो ये जो गवर्नमेंट कंपनी जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये काफी हद तक सिमिलर है जो हम लोगों ने पढ़ा था अपना होल्डिंग सब्सिडी वाला। देखो इसका चार्ट आपको मॉड्यूल में ही दिया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी, अगर आपको होल्डिंग सब्सिडी पता है तो आपको गवर्नमेंट कंपनी समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्या बोला इसके अंदर, अगर किसी भी कंपनी का 51% पेड अप शेयर कैपिटल पड़ा है किसके पास, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, यानी पार्शियली सेंट्रल और स्टेट के पास, पार्शियली स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में वो कंपनी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। मतलब कि ऐसी कंपनी जिसका ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो उस केस में उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे कि ऐसा समझो कि ये एक्स है, एक्स लिमिटेड समझ लो, इस कंपनी का 35% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी 15% तो मान लो राजस्थान वाले के पास पड़ा है, 10% जो है वो महाराष्ट्र वाले के पास पड़ा है, फिर भी ये एक्स लिमिटेड क्या बोली जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि सबका टोटल मिलाकर, गवर्नमेंट्स का सबका टोटल मिलाकर कितना हो गया, 51% हो गया। देखो इसको समझते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 45। मुझे फटाफट से सेकंड्स में टाइप करके बताओ, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 85 किसका था, फटाफट से टाइप करके बताओ, किसी को याद हो तो। एग्जैक्टली स्मॉल कंपनी का था। सेक्शन 8 तो खुद में सेक्शन है। वेरी गुड सर, मिस्टर रौनक, एकदम सही जवाब। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 85 हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी के लिए, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल हमने पढ़ा था 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अब सेक्शन 45 पढ़ रहे हैं। 45 किसका है, गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला गया, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें, नॉट लेस देन का मतलब इससे कम नहीं, मतलब कम से कम, नॉट लेस देन को आप ऐसा पढ़ सकते हो कम से कम, कम से कम जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किसके पास पड़ी है, हेल्ड बाय, किसके पास है, या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और या पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। पार्टली मतलब आधा आधा किस सबके पास पड़ा है, कुछ सेंट्रल के पास है, कुछ 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलाकर होल्ड कर रखा है, तो उन सबको ही क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। और इस पर वो भी प्रोविजन अप्लाई होता है जो हमने पढ़ा था कि पब्लिक की सब्सिडी हमेशा पब्लिक ही मानी जाती है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडी होगी उसे भी क्या माना जाता है, हमेशा गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाता है। दिस एक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। देखो इसमें आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी गवर्नमेंट कंपनी में। अगर 51% होल्डिंग जो है पेड अप शेयर कैपिटल का वो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गवर्नमेंट कौन सी, कोई सी भी, सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल प्लस स्टेट या स्टेट प्लस स्टेट, तो भी उसे क्या माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। और गवर्नमेंट की सब्सिडी को भी क्या माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। बस 2 ही टॉपिक है इसके अंदर, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी गवर्नमेंट होगी और 51% होल्डिंग अगर गवर्नमेंट के पास पड़ी है तो भी ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। और इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 45। अब ये सेक्शन आपको इतना इजीली क्यों समझ आ गया, क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है होल्डिंग सब्सिडी वाला प्रोविजन, इसलिए आपको ये इतना इजीली समझ आ गया। फिर आता है अपना सेक्शन 2 का सबसेक्शन 42। देखो क्या बोलता है ये बात करता है फॉरेन कंपनी के बारे में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैम अगर हम फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसे हम कंपनीज एक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट तो इंडिया का बनाया हुआ है, इंडिया के बनाए हुए प्रोविजंस के अंदर हम फॉरेन कंपनी क्यों पढ़ रहे हैं। देखो अभी समझ आएगा आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं। 2 का सबसेक्शन 42 जो है वो है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड।
देखो क्या बोला इसके अंदर गाइस, एक चीज और, एफ और जी में से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, एफ आता है या जी आता है? गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा बताया था, 245 बताया था, इसका कौन सा है 42। एफ और जी में ज्यादा डिस्टेंस है क्या, नहीं है ना। एफ पहले आता है इसलिए इसका सेक्शन भी कौन सा है, पहले है 42 है, और जी बाद में आता है इसलिए इसका सेक्शन भी 45 है। आपको अल्फाबेटिकल लेटर्स के अकॉर्डिंग इन्हें ध्यान में रखना है। देखो, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है, मतलब ये जो पैदा हुई है ना, ये जो बनाई गई है, इसका एग्जिस्टेंस जहां से आया है वो हमारा इंडिया नहीं है, इंडिया के बाहर कहीं इसे बनाया गया है, इंडिया के बाहर का इसका एग्जिस्टेंस है। यानी कि इसका जो होम कंट्री है वो कोई इंडिया के बाहर का है। एक होता है होम कंट्री, एक होता है होस्ट कंट्री। आपने एमएनसीज वगैरह के कंसेप्ट में बीएसटी में पढ़ा होगा। होम तो वो होता है जहां आपको बनाया गया है, होस्ट वो होता है जहां से आप ऑपरेट करते हैं, जहां आपका बिजनेस चलता है। तो इसका होम कंट्री कोई और है, इसको कंपनी को बनाया गया है वो कहीं और बनाया गया है, लेकिन ये दो चीजें वो कर रही है। क्या कर रही है, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका बिजनेस प्लेस है इंडिया में, यानी वो बिजनेस कर रही है, इंडिया उसका होस्ट है। एंड दूसरा नहीं, इसी को देखो अभी, वेदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद से ही वर्क कर रही है, खुद से ही वो बिजनेस कर रही है इंडिया में, या खुद से नहीं करके अपने किसी एजेंट के थ्रू करवाती है वो ये काम। अब ये जो खुद से या एजेंट के थ्रू करवा रही है ये काम, ये फिजिकली भी करवा सकती है। फिजिकली का मतलब यहाँ पर उसने कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बनाया है, यहाँ पर कोई बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कॉर्पोरेट बना रखा है उसने, उसके थ्रू करवाती है, या फिर किसके थ्रू करवाती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, दैट मीन्स ऑनलाइन करवाती है। तो ये सारे काम क्या माने जाते हैं, ये सारे माने जाते हैं एग्जैक्टली आर्यन, ये आर्यन बोल रहा है मैम, ये जूम ऐप जो है ये बनाया किसी और ने, ये चाइना की है ये कंपनी, ये जो जूम है ये ऐप चाइना की है। चाइना की है? हाँ जी, और इस बंदे को कैंसिल ना, मैम, मैम नया ऐप बनाएंगे, ये इस ऐप से पढ़ना कैंसिल। हाँ तो बच्चों सभी सुन लो भाई, कल ना यश एक नया ऐप बनाकर भेज रहा है, कल से अपन उस पर पढ़ेंगे, ठीक है ना यश? एक ही बात है मैम, किसी से ही पढ़ लो, पढ़ना है अपने को जूम से ही पढ़ लेंगे। ये देखो देखो मैं खुद स्काइप पर ही पढ़ा रही हूँ, मेरे इंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो बैचेस चल रहे हैं वो मैं स्काइप से ही पढ़ा रही हूँ। ये जूम वाले को ना इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना लॉकडाउन पीरियड के अंदर, जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, इंडिया वाले ने मस्त रेवेन्यू दिया इसको। इसका जो रेवेन्यू ना पहले कुछ 70 करोड़ रुपीस का था, और अभी इसका लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने के अंदर 200 करोड़ हो गया। मीटिंग्स भी जूम पर हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग्स भी जूम पर हो रही है, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ जूम पर ही डिपेंड कर रहे हैं लोग, क्योंकि जूम मैम ने ना जूम की बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐसे, भी, मैम, जूम की मैम अल्टरनेटिव टिकटॉक काफी की एप्स हैं मैम। तरह इसकी भी रेटिंग गिरा दे क्या? कोई क्या हो मतलब नहीं है जाएगा भाई, उससे, एक और कैलिमिनाती पैदा हो जाएगा। टिकटॉक की बढ़ गई थी वापस मैम, गूगल वालों ने रिलीज कर देगी। देखो अपने ये बात प्रवीण ने सही बोली है, इंडिया वाले दिलदार है, कोई वो बोलते हैं ना कोई बायसनेस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करते अपन, नो पार्शियलिटी, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो देखो यहाँ पर हम फॉरेन कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ रौनक, ऑल्टरनेटिव्स हैं जूम के लिए, लेकिन सब पे ना कुछ प्रॉब्लम आता है। किसी पर चैटिंग का ऑप्शन नहीं आता, किसी पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता, किसी पर ऑडियो प्रॉब्लम है, किसी पर वीडियो प्रॉब्लम है। जैसे अपन ने भी जूम का ये प्रो वर्जन खरीद रखा है, अदरवाइज इसमें भी एक लिमिटेशन है, अपन 40 मिनट्स के बाद में अपना जो मीटिंग होता है अपने आप बंद हो जाता है, मीटिंग फिर से रिन्यू करना पड़ता है, फिर से सबको जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, उसमें बेवजह 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने प्रो वर्जन ले रखा है इसका। अल्ट्रा तो प्रो मैक्स ले लेते हैं मैम। अभी देखो फॉरेन कंपनी पढ़ लो, अल्ट्रा वाला बाद में देखेंगे, फटाफट से टॉपिक कवर करो। देखो फॉरेन कंपनी क्या है,
फॉरेन कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन तो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, लेकिन हम इंडिया में उसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इंडिया में वर्क करती है, या फिजिकली उसने अपना कोई सेटअप बना रखा है इंडिया में, या तो वो खुद काम करती है या खुद के एजेंट के थ्रू काम करवाती है। मतलब सीधा सा है, बिजनेस चल रहा है उसका इंडिया में, चाहे किसी भी तरीके से चले, खुद से चले, खुद के एजेंट के थ्रू चले, फिजिकली चले या इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले, बट उसका कुछ ना कुछ बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में चल रहा है, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो वो बोली जाती है फॉरेन कंपनी। और इन फॉरेन कंपनीज पर भी हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और किसी और मैनर में भी चाहे तो वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट कर सकती है। जब कोई भी कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है इंडिया में प्लस बिजनेस एक्टिविटी भी चलाती है इंडिया में, तो उसे क्या बोला जाता है? फॉरेन कंपनी बोला जाता है, जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 42। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर है लेकिन बिजनेस इंडिया में करती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो खुद से करे ये काम, हो सकता है वो अपने एजेंट्स के थ्रू भी करवाती हो, और जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर कोई बॉडी स्ट्रक्चर रखेगा, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर रखेगा, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी ये काम करवाती हो। इज इट क्लियर? फॉरेन कंपनी में किसी को डाउट हो तो बताओ इन प्रोविजंस में। नो डाउट्स? मैम एक बार वापस बता दूं ना फॉरेन कंपनी वाला। हाँ, ध्यान तो था नहीं मैम हमारा क्लास में, ध्यान तो टिकटॉक की जूम की रेटिंग गिराने पे था। मतलब तुम लोग ऐसे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, जूम पे पढ़ रहे हो और जूम की रेटिंग गिराने में लग रहे हो। देखो फॉरेन कंपनी क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 क्या बोल रहा है? ऐसा कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर हुआ है, जो बनी हुई इंडिया के बाहर है, जिसका बर्थ इंडिया के बाहर है, लेकिन ये बिजनेस करती है इंडिया में। या तो इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, या कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करती है। बिजनेस जो ये चला रही है इंडिया में, या तो खुद से चलाती है या इसने अपना कोई एजेंट हायर कर रखा है। एजेंट का मतलब जो इसके बिहाफ पे काम करता है। या तो ये फिजिकली वर्क कर रही है, या फिर इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड है, जैसे ऑनलाइन वगैरह की ऑनलाइन वर्क कर रही है। जैसे भी ये वर्क कर रही है बट ये बिजनेस कर रही है इंडिया में, तो उस केस में इसको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा, और इस पर भी इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। इज इट क्लियर? मैम कोई आउट ऑफ इंडिया की है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंट्री है तो वो इंडिया में कर सकती है क्या? इंडिया में उसके प्रोविजन इंडिया के हिसाब से चलेंगे, वो इंडिया में अनलिमिटेड बनकर नहीं रह सकती।